हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 ईसी के बारे में। अगर आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है और आप उसको सेल कर देते हैं, तो उसको सेल करने पर जो आपको कैपिटल गेन होता है या प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का टैक्स ना पे करना पड़े उस कैपिटल गेन के ऊपर, तो सेक्शन 54 ईसी के अंदर क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, या उस जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा जो सेक्शन 54 ईसी के अंदर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, किस किस पर्सन को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चार ही चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपना जो कैपिटल गेन हमें होता है लैंड और बिल्डिंग को सेल करने से, कैसे उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो एग्जम्पशन है सेक्शन 54 ईसी के अंदर, ये एग्जम्पशन किसको मिलने वाली है। तो ये जो एग्जम्पशन होती है इस सेक्शन के अंदर, ये सभी एसएससी के लिए अवेलेबल होती है। मीन्स ये एक इंडिविजुअल को भी मिलती है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलती है, कंपनी को भी मिलती है, फर्म को भी मिलती है, एलएलपी को भी मिलती है। तो यहाँ पर सारे एसएससी जो है इस एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो मेरी हुई बात एसएससी की। अब हम देख लेते हैं क्या सेक्शन और नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाला है। तो सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। जो सेक्शन हमारा है इसे डील करेगा, वो सेक्शन डील करेगा सेक्शन 54 ईसी। तो उस कैपिटल गेन के ऊपर जो एग्जम्पशन आपको मिलेगी वो सेक्शन 54 ईसी के अंदर मिलेगी। और नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाला है, नेचर ऑफ एसेट ये रहने वाला है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, आप उसको जब सेल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपकी, वो क्या है, एक लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या बोथ हो सकती है। अब यहाँ लैंड बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड हो सकती है, या कॉमर्शियल लैंड हो सकती है, कॉमर्शियल प्लॉट हो सकता है, या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, कोई रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, कोई आपकी शॉप हो सकती है। तो यहाँ पर हर तरीके की रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल लैंड और बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आप लैंड या बिल्डिंग कॉमर्शियल हो या आपकी रेजिडेंशियल हो, जब आप उसको सेल करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी ज़रूरी है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ नोट में बताया है। लॉन्ग टर्म का कैपिटल का मतलब होता है वो एसेट आपने जो सेल की हो वो एटलीस्ट 24 महीने के बाद सेल की हो, मीन्स 2 साल के बाद सेल की हो। सपोज करें वो जो आपने लैंड खरीदी थी वो मार्च 2018 में खरीदी थी, तो अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसको सेल करके, तो वो आपको आफ्टर मार्च 2020 के बाद सेल करनी पड़ेगी। तो कम से कम आपको 2 साल वो होल्ड करके रखनी पड़ेगी। तो 2 साल के बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो आप एक लैंड सेल कर सकते हैं कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, इसी तरीके से बिल्डिंग सेल कर सकते हैं, वो कॉमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, और वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मीन्स 2 साल के बाद आप उसको सेल करें तो आप इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये इस तरीके की कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो आपको इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोस्तों क्या है, मैंने इसके अलावा जो सेक्शन 54 है हमारा, सेक्शन 54F है, तो इस तरीके से इन सेक्शंस के ऊपर भी ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ सेक्शन 54 के अंदर भी रेजिडेंशियल हाउस की बात की गई है। तो रेजिडेंशियल हाउस का बेनिफिट आप उस सेक्शन के अंदर भी ले सकते हैं अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस सेल कर सकते हैं। तो इनके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने जो वीडियो का लिंक है यहाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएँ और देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि आपके पास एक लैंड थी या बिल्डिंग थी और आपने क्या किया, उस लैंड या बिल्डिंग को आपने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद आपको क्या है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन क्या है कि जो आपको कैपिटल गेन होगा उसको सेल करने से, लैंड या बिल्डिंग को, तो वो जो कैपिटल गेन है आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल या ट्रांसफ़र। अब जिस दिन आपने वो लैंड या वो बिल्डिंग जो सेल की थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल से आपको ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट था वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करने पड़ेंगे 54 ईसी के अंदर बॉन्ड्स जो दिए हुए हैं। तो जो सेक्शन 54 ईसी है उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स बताए गए हैं। वो बॉन्ड्स कौन सी कंपनी के रहने वाले हैं, NHAI के रहने वाले हैं। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या फिर REC के, मीन्स रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन के, या फिर कोई एनी अदर बॉन्ड्स हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब वो लैंड या बिल्डिंग आप सेल कर देंगे तो वहाँ पर जो आपको कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन का अमाउंट आपको 54 ईसी के अंदर जो बॉन्ड बताए हैं, NHAI और REC के जो बॉन्ड बताए हैं, वो आपको खरीदने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल या ट्रांसफ़र। तो जिस तारीख को आपने वो बिल्डिंग या वो प्लॉट आपका था, जो भी था, कॉमर्शियल था, रेजिडेंशियल था, आपने सेल किया, उसके 6 महीने के अंदर आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप ये पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं बॉन्ड्स के अंदर, तो इन बॉन्ड्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इनकम नहीं होती है। यहाँ पर भी आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 5 से 6% हो सकता है। आपने
जो ये पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जो बॉन्ड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर आपको 5 से 6% जो है ब्याज भी उसके ऊपर मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है एफडी से थोड़ा कम है, बट जो है आप बोल सकते हैं कि जो आपका सेविंग में पैसा रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए एग्जम्पशन लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया सेल करने के बाद, तो आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको अब कितना अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब जो एग्जम्प्ट होगा आपको अमाउंट वो लोअर ऑफ होगा। मन जो दो नीचे ये अमाउंट दी है मैंने, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। एक तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ था सेल करने पर लैंड या बिल्डिंग, जो आपने लैंड या बिल्डिंग सेल की थी उसको सेल करने पर जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ था। अब सपोज करें यहाँ मैं मान लेता हूँ कि आपको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था। सेकंड, अब जो आपने वो सेल की तो आपने को जो है इन्वेस्ट करना था, NHI के बॉन्ड खरीदने थे, REC बॉन्ड खरीदने थे। तो आपने वो जो बॉन्ड खरीदे उनकी क्या कॉस्ट थी, बट वहाँ पर भी एक कैप लगा दिया गया है, उनकी कॉस्ट जो है मैक्सिमम 50 लाख रुपए से नहीं हो सकती ज़्यादा। तो कहने का मतलब है सपोज करें ये आपने जो है 60 लाख रुपए का खरीद लिया, बट आपको जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है वो 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 60 की बजाय 50 आ जाएगा और ऊपर आपका कैपिटल गेन 40 लाख हुआ है। तो जो दोनों में से कम है वो 40 लाख है, तो आपको 40 लाख रुपए की जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है वो मिल जाएगी। तो मतलब कैपिटल गेन जितना आपको हुआ है उससे ज़्यादा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। तो चलिए अब एक एग्जांपल इसको हम समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। जो डिडक्शन की हमने यहाँ बात की थी कि आपको जो एग्जम्पशन मिलने वाली है लोअर ऑफ, इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया है मिस्टर राम का। तो जो मिस्टर राम है उन्होंने एक लैंड सेल की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 90 लाख रुपए की। अब उन्होंने क्या की, तो जो लैंड थी उन्होंने वो ये फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में खरीदी थी 30 लाख रुपए की। अब देखिए यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि जो मिस्टर राम है वो एक इंडिविजुअल हैं, क्योंकि ये जो बेनिफिट मिलता है ये सब पर्सन्स को मिलता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, SSC भी कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP कोई भी हो सकता है। तो मिस्टर राम एक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने लैंड सेल की। और लैंड जो सेल की उन्होंने वो लैंड सेल की जो उन्होंने 16-17 में खरीदी थी। तो 16-17 में जो लैंड खरीदी थी 30 लाख की, अब वो 21-22 में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो 2 साल के बाद बेच रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है जब 2 साल के बाद बेचें फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो लैंड उन्होंने सेल करी उसको सेल करने के बाद जो उनको बॉन्ड खरीदने थे NHI के, वो बॉन्ड भी इन्होंने 45 लाख रुपए के खरीद लिए। अब यहाँ मैंने जो परचेज रखी है बॉन्ड की वो 2 केस में रखी है। फर्स्ट केस में मैं मान रहा हूँ कि वो 45 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, और सेकंड केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने जो है 60 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। तो अब देख लेते हैं कि चलिए 54 EC के अंदर उनको कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो पहले केस में जो मेरा सेल कंसिडरेशन था, जो लैंड उन्होंने सेल की वो 90 लाख रुपए की सेल कर दी। अब जो उन्होंने ये खरीदी थी 2016-17 में ये लैंड खरीदी थी, उन्होंने ये खरीदी थी 30 लाख रुपए की। बट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब महंगाई का फायदा मिल जाएगा। क्योंकि 2016-17 में जो 30 लाख की खरीदी थी 5 साल के बाद उसकी कीमत कुछ तो बढ़ गई होगी। तो इसलिए 2016-17 में 264 का इंडेक्स था, और 2021-22 में जो इंडेक्स है वो 317 का है। तो इस तरीके से 30 लाख की जो कॉस्ट थी वो बढ़ के 36 लाख रुपए हो गई। तो कहने का मतलब आपको जो कैपिटल गेन हो गया, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 54 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया उसको लैंड को सेल करने से। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा था जब वो लैंड आपने सेल की थी, तो मैंने आपको बताया था कि उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है बॉन्ड खरीदने चाहिए थे कंपनी को, अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो बॉन्ड भी उसने खरीद लिए। बॉन्ड खरीदे कितने के, 45 लाख रुपए के। तो जो डिडक्शन मैंने आपको बताई थी विच एवरेज लेस की डिडक्शन मिलेगी। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 54 लाख, और जो बॉन्ड खरीदे वो 45 लाख रुपए के। तो जो लीस्ट है वो 45 लाख रुपए है, जो बॉन्ड खरीदे तो 45 लाख रुपए की एग्जम्पशन उसको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो 54 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ये पूरा माफ़ नहीं होगा, इसमें से केवल 45 लाख रुपए का ही माफ़ होगा। जो बाकी 9 लाख रुपए है उसके ऊपर जो मिस्टर राम है उनको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैपिटल गेन को मैक्सिमम मिलेगा वो लीस्ट ऑफ द 2 अमाउंट मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया है वो 45 लाख रुपए किया है, तो 45 लाख उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में 54 लाख रुपए कैपिटल गेन होगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा क्योंकि सारी सिचुएशन सेम है। बट यहाँ जो मैंने कॉस्ट चेंज कर दी है, NHI बॉन्ड जो उन्होंने खरीदे हैं, अब यहाँ पर उन्होंने जो बॉन्ड खरीद लिए हैं वो 45 लाख के नहीं 60 लाख रुपए के परचेज कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 54 लाख का था, और बॉन्ड थे वो 60 लाख रुपए के थे। तो इनमें से जो लीस्ट है, तो लीस्ट क्या है 54 लाख। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल पूरा एग्जम्प्ट होना चाहिए, बट पूरा एग्जम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ आपको क्या बताया है, जो वो बॉन्ड खरीदेगा वो बॉन्ड मैक्सिमम 50 लाख से ज़्यादा के नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो 60 लाख रुपए के खरीदे हैं, तो बॉन्ड में वो 50 लाख से ज़्यादा तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब है ये जो 60 लाख रुपए है ये रिप्लेस हो जाएगा 50 लाख रुपए से, क्योंकि जो बॉन्ड खरीदने की मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 54 लाख रुपए, और जो उन्होंने बॉन्ड खरीदे थे 60 लाख वो रिप्लेस हो जाएंगे 50 लाख से, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा तो उनको वैसे भी नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब है अब उनको जो दूसरी एग्जम्पशन मिलेगी अमाउंट आ गई वो क्या आ गई 50 लाख रुपए। जो दोनों में से कम है वो क्या है 50 लाख रुपए। तो फाइनली उनको जो एग्जम्पशन मिल जाएगी
वो 50 लाख रुपए की एग्जम्पशन यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब तो यहाँ पे क्या होगा, 54 लाख रुपए का उनको कैपिटल गेन था, इसमें से 50 लाख रुपए की उनको छूट मिल जाएगी इस सेक्शन के तहत। तो यहाँ पर उनको अब 4 लाख के ऊपर ही कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, बाकी जो 50 लाख रुपए था वो उनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से दोस्तों आपको मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, बट स्टिल अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब CGAS स्कीम फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। अब CGAS का मतलब होता है दोस्तों कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। अब पहले मैं इसको दोनों को पढ़ के बता देता हूँ, दोनों ही पॉइंट को, फिर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर टैक्स पेयर जो है अनेबल हो जाता है यूटिलाइज करने में होल या पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन। अब जो आपको कैपिटल गेन देखिए जो यहाँ हुआ था, सपोज करें यहाँ आपको ये जो 45 लाख रुपये का कैपिटल गेन हुआ था फर्स्ट केस में, अगर ये 45 लाख रुपये वो जो है SSC जो है वो अनेबल हो जाता है यूटिलाइज करने में, आप कह सकते हैं परचेज करने में NHI बॉन्ड टिल द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR, जब तक कि उसको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है उससे पहले अगर वो बॉन्ड नहीं खरीदता है, तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शन दिया है कि वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर वो जो उसको कैपिटल गेन 45 लाख रुपए का हुआ था वो डिपॉजिट करवा दे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सपोज करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो रिटर्न जानी थी वो असेसमेंट ईयर में जानी थी 31 जुलाई 2022 तक। और मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि वो जो लैंड उसने सेल की थी राम ने, वो लैंड यहाँ पे सेल की थी सपोज करें 28 मार्च 2022 को। तो जब उन्होंने लैंड सेल की थी तो उनको 6 महीने का टाइम जो है गवर्नमेंट ने दिया था कि आप जो है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो अगर 28 मार्च से मैं 2 महीने 6 महीने ले लेता हूँ तो ये करीब 27 सितंबर 2022 आएगा। तो कहने का मतलब है जो मिस्टर राम थे उनके पास 27 सितंबर तक का टाइम था अपने बॉन्ड परचेज करने के लिए। बट होगा क्या है यहाँ पे, अब 21-22 की जो रिटर्न है मिस्टर राम को 31 जुलाई 2022 तक फाइल करनी है। तो 31 जुलाई 2022 तक तो उन्होंने बॉन्ड खरीदे नहीं है, बट इनकम टैक्स की रिटर्न में तो उनको वो कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, और कैपिटल गेन के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर उनको पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास जो 27 सितंबर तक का टाइम है तो आप 27 सितंबर तक इसको खरीद लीजिए, बट उससे पहले क्या कीजिए, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले, मीन्स अगर आप सपोज करें 25 जून 2022 को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, तो आप 25 जून से पहले जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ 45 लाख रुपए का, वो हमारे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए। तो हम मान लेंगे कि आपने जो पैसा इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया है वो आपको बॉन्ड में लगाने के लिए ही करवाया है। तो उस केस में आपको जो है 31 जुलाई में जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे 25 जून में, तो वहाँ पर आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और हम आपसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेंगे, इस 45 लाख को हम माफ़ कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। बट अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अगर पैसा डिपॉजिट करवा दिया तो 27 सितंबर तक जो आपको बॉन्ड परचेज करने थे वो नहीं करने हैं। तो 27 सितंबर तक तो जो डेट दी हुई है बॉन्ड परचेज करने की, वो बॉन्ड आपको परचेज कर ही लेने हैं, अदरवाइज आपको ये जो एग्जम्पशन दी थी ये आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। तो फाइनली मैंने आपको यही बताया है कि इस तरीके से वो जो है एग्जम्पशन क्लेम कर ली जाएगी। और ये जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम ओपन करवाना है वो आप किसी भी ब्रांच में करा सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की। आपका SBI बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, इसमें आप ये कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम जो है ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ मैंने बात की है रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ 54 EC बॉन्ड्स। अब देखिए गवर्नमेंट का पर्पस क्या है। गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि आपको जो लैंड आपने सेल की थी वो लैंड सेल करके आपसे बॉन्ड खरीदवाना गवर्नमेंट का पर्पस था, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाना का पर्पस था। तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अब आपने जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, आपने बेनिफिट भी ले लिया, इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर एग्जम्पशन भी ले ली, और पता चला 2 महीने के बाद आपने बॉन्ड सेल कर दिए, तो ऐसे तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अब आपने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो बॉन्ड कम से कम आप 5 साल से पहले तो सेल ना करें फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 27 सितंबर 2022 तक की लास्ट डेट थी बॉन्ड परचेज करने की, तो सपोज करें आपने वो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो 25 सितंबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिए, तो अब गवर्नमेंट चाहती है ये आप 24 सितंबर 2027 से पहले बॉन्ड सेल ना करें। तो आप 5 साल से पहले इन बॉन्ड्स को सेल नहीं कर पाएंगे अगर आप इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं। बट अगर होगा क्या, अब सपोज करें ये जो टैक्स पेयर है ये जो है ये 54 EC के अंदर जो बॉन्ड खरीदते थे 5 साल से पहले सेल कर देता है, तो अब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इफ़ द बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अब देखिए वो 2024 सितंबर 2027 से पहले उसको बॉन्ड सेल नहीं करने चाहिए थे, अगर वो चाहता है कि उसको ये बेनिफिट कंटिन्यू मिलता रहे। बट उसने क्या किया, टैक्स पेयर ने 5 साल से पहले इन बॉन्ड को सेल कर दिया। तो अब होगा क्या, जो उसको सेक्शन 54 EC के अंदर 45 लाख रुपए की जो
एक बेनिफिट दिया गया था कैपिटल गेन एग्जम्पशन का, वो उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इस विड्रॉल का मतलब क्या है? इस विड्रॉल का मतलब ये है कि जो टोटल सेल वैल्यू होगी बॉन्ड की, क्योंकि अब वो बॉन्ड जो है वो सेल कर देगा, तो वो जो बॉन्ड उसने सेल किए वो उसको टैक्सेबल हो जाएंगे कैपिटल गेन की फॉर्म में आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन को लेस करके। और यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का मतलब क्या माना गया है? कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का मतलब माना गया है कि जो परचेज प्राइस पड़ी थी उसको, उन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट पड़ी थी, उसमें से जो सेक्शन 54 ईसी के एग्जम्पशन उसको ऑलरेडी दे चुके हैं वो लेस कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है उसको उतनी कैपिटल गेन के अमाउंट से कम कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उसका कैपिटल गेन है, जो उसने बॉन्ड सेल किए हैं, उसके ऊपर उस कैपिटल गेन की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, तो इनडायरेक्ट वे में उससे टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। तो ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी इस एग्जांपल से। एग्जांपल को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। अब देखिए, राम ने क्या कर दिए, NHI के बॉन्ड खरीदे थे, वो उसने क्या किया, 90 लाख रुपये में सेल कर दिए। और उसने ये जो बॉन्ड खरीदे थे, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा दोस्तों, ये बॉन्ड्स आएगा, ये गलती से रह गया। तो ये बॉन्ड्स जो उसने देखिए परचेज़ किए थे वो 21-22 में 60 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज़ किए थे। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, ये जो सेकंड केस है ये एग्जांपल मैंने लिया है। देखिए उसने क्या किया था, जब वो प्लॉट सेल कर दिया था, प्लॉट सेल करने के बाद उसने कॉस्ट ऑफ NHI बॉन्ड जो ली थी, 60 लाख रुपये के बॉन्ड लिए थे। तो ये जो बॉन्ड लिए थे उसने 60 लाख रुपये के थे। अब उसको ये 5 साल तक तो रखने ही चाहिए थे, 5 साल से पहले नहीं सेल करने चाहिए थे, बट उसने क्या किया, 90 लाख रुपए के वो 21-22 में ही सेल कर दिए, मीन्स 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर दिए। तो जब 1 साल के अंदर ही सेल कर दिए तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो जो उसको वहाँ पर बेनिफिट दिया गया था 50 लाख रुपए का, वो उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो विड्रॉ कैसे किया जाएगा, तो जैसे देख लेते हैं, सेल कंसिडरेशन उसने की 90 लाख रुपए की, तो बॉन्ड उसने 90 लाख रुपए के सेल कर दिए। अब ये जो बॉन्ड उसने खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या थी इनकी, 60 लाख रुपए थी। अब यहाँ पर वैसे तो कायदे से क्या होना चाहिए थे, 90 में से 60 लाख रुपए लेस होना चाहिए था, और इस 30 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन आया था इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। बट गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी 60 लाख, हम ये अब 60 लाख नहीं मानेंगे, इसमें से हमने आपको ऑलरेडी जो 50 लाख की एग्जम्पशन दी थी। देखिए दोस्तों, सेकंड केस जो था मेरा, यहाँ पर जो एग्जम्पशन उसको मिली थी वो 50 लाख रुपए मिली थी। तो वो गवर्नमेंट ये कह रही है अब आपकी जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है 60 लाख, इसमें से हम 50 लाख रुपए लेस कर देंगे। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का मतलब क्या है, टोटल परचेज प्राइस माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। यही बात मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की थी। तो गवर्नमेंट अब ये कह रही है अब हम आपकी 60 लाख रुपए की जो है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन नहीं मानेंगे, अब हम मात्र आपकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन मानेंगे। तो कहने का मतलब ये, आपसे जो कैपिटल गेन हम मानेंगे आपका, वो अब 80 लाख रुपए मानेंगे। तो या आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल गेन आना चाहिए था 90 में से 60 हो गया, 30 लाख आना चाहिए था, तो 30 लाख ही आया। बट उसने क्या किया, 54 EC के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो जो ये 50 लाख रुपए का उसको एग्जम्पशन मिली थी वो इस 30 लाख रुपए के अंदर फर्दर ऐड हो जाएगा, और 30 लाख और 50 लाख अब उसका टोटल कैपिटल गेन 80 लाख रुपए मान लिया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, जो 50 लाख रुपये उसको पहले एग्जम्प्ट कर दिया था कैपिटल गेन की फॉर्म में, अब उसको दोबारा टैक्सेबल कर दिया गया। और वो टैक्सेबल करने का तरीका क्या रखा कि जो ये बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी 60 लाख रुपए, इस 60 लाख रुपए में से ये 50 लाख लेस कर दिया, तो अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 10 लाख रुपए की ही रह गई मात्र। तो इस तरीके से 80 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन वसूल कर लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो पूरा टॉपिक रखा है इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और एज ए लेमैन लैंग्वेज में मैंने इसको बड़ा ही सिंपल रखा है ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या कहीं डाउट है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।